आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ विद चंदन शर्मा। तो इस श्रृंखला में आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो कि दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है और 20 तारीख से लगभग 30 तारीख तक कई शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। सारे पेपर को हम एक एक करके डिस्कशन उसका करेंगे और ये बहुत मदद करेगा आपके आने वाले एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, क्योंकि कभी कभी देखा भी गया कि हूबहू क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में अगर सेम टीसीएस अगर करा रही है तो हूबहू एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन वही पूछ देती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि समीकरण के युग्म 3x माइनस 5y बराबर 7 और माइनस 6x प्लस 10y बराबर 7 के अनंत रूप से हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा, या दो हल होंगे, या अद्वितीय हल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है एक तरफ से, और इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके अलग अलग एग्जाम में। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। और इसमें क्या होगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे आने वाले समय में, तो आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आइए हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि यदि a1x प्लस b1y बराबर c1 है और a2x प्लस b2y बराबर c2 है, तो इसमें तीन कंडीशन होती हैं। पहली जो कंडीशन होती है वो होती है कि यदि a1 अपान a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी कि जो x जो ये मान लीजिए कि अगर इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारा, और ये अगर इक्वेशन नंबर 2 है, ये कक्षा 10 में ये क्वेश्चन दिया है, सेम यही क्वेश्चन दिया है कि अगर a1x यानी x का जो कोफिशिएंट a1 है और y का जो कोफिशिएंट b1 है इन इक्वेशन नंबर 1, और c1 जो है कि ये आपका कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में अगर a1 यानी कि ये a1 और a2 अगर बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो इसके केवल एक हल होगा। दूसरा है इस पर कि अगर a1 अपान a2 बराबर तो है b1 अपान b2 के, लेकिन अगर वो c1 अपान c2 के अगर बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। यानी कि दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, दोनों रेखाओं का पैरेलल हो जाएंगी, यानी कि उनका कोई हल नहीं होगा। तीसरी जो कंडीशन है वो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 है और c1 अपान c2 यानी तीनों एक दूसरे के जो अनुपात है वो बराबर है। तो इस कंडीशन में जो दोनों इक्वेशन हो जाएगा वो दो अलग अलग ना होकर एक ही हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसके अपरिमित हल होंगे, यानी कि अनंत हल होंगे। ये आपके तीन इंपॉर्टेंट क्या है, रूल है। और इन्हीं रूल के हिसाब से आपका पहला क्वेश्चन आपका लगेगा। इसी रूल के हिसाब से आपका पहला क्वेश्चन लगेगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है कि 3x माइनस 5 है। तो यहाँ पे देखिए, तो a1 की वैल्यू है आपका 3 और b1 की a2 की वैल्यू है आपका -6, तो 3 बटा -6। अब हम देख लेते हैं बराबर। अब देख लेते हैं कि ये है b1 की वैल्यू है -5 और b2 की वैल्यू कितना है 10, यानी कि दोनों करेंगे तो ये एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि लगभग किसके बराबर हैं, 1/2 के बराबर आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम c1 बटा c2 अगर हम निकालते हैं तो ये आपका आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 7, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो तीसरा वाला रूल था, जो कि हमने देखा है कि a1 अपान a2 बराबर तो है b1 अपान b2 के, पर वो बराबर नहीं है किसके, c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होगा, दोनों क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो इसीलिए इसका जो दूसरा वाला जो ऑप्शन है कोई हल नहीं है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये उसका फार्मूला था जिसका डिस्कशन मैंने कर दिया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन है। ये कह रहे कि 10,000x बराबर 9,982 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, तो x का मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर उसके बाद से एग्जाम अप्रोच क्या हो सकता है वो हम बताएंगे आपको। तो ये देखिए, ये सीधे सीधे आपका है, ये सीधे सीधे है आपका a स्क्वायर, ये सीधे सीधे है आपका a स्क्वायर, ये सीधे सीधे है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, और इसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो a की जगह पे ये 9,982 है और b की जगह पे 18 है, तो ये सीधे सीधे अगर हम रख देंगे तो 9,982 में 18 जोड़ेंगे तो सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा, ये 10,000 के बराबर हो जाएगा। और ये बराबर आपका हो जाएगा, घटा देंगे तो सीधे सीधे घटाएंगे तो 82 में से अगर 18 हम घटाएंगे तो ये लगभग 64 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 9,964 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यानी इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी। और ये बराबर किसके है, ये बराबर है 10,000 x के क्या है, बराबर है। तो ये 10,000 से ये 10,000 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू सीधे सीधे आपकी क्या हो जाएगी, 9,964, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका दिया है। ये तो फार्मूला बेस्ड हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपको फार्मूला नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे कि डिजिट सम जो होता है आप उससे भी लगा सकते हैं।
तो अगर इसका डिजिट सम अगर हम निकालें तो ये 9 को तो ऐसे ही कैंसिल आउट कर देंगे, तो 9 को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा 8 2 10, 10 यानी कि मतलब क्या हो जाएगा 1, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, माइनस अगर करेंगे तो 8 1 9 है, तो इस 9 को भी छोड़ देंगे, यानी कि जो आंसर आना चाहिए और यहाँ पे इसका भी डिजिट सम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो भाग देंगे तो 1/1 का मतलब ही होता है 1, यानी कि जो आंसर आना चाहिए उसका डिजिट सम क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 10, यानी इसका डिजिट सम 1 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। दूसरा देख देते हैं, तो 9 से कट जाएगा 8, इसका डिजिट सम 8 हो रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखें ये 9 कट जाएगा आपका 8 8 16 16 6 22, यानी कि इसका भी डिजिट सम 1 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 6 13 4 आ रहा है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो डिजिट सम से भी इसका आंसर हम निकाल सकते थे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, आप एग्जाम में ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो हमें चूंकि आंसर किस में दिया, मीटर में दिया है, तो हम 90 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलेंगे, आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 18 25 कितना हो जाएगा 90, यानी कितना आपका आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड में, आपका क्या हो जाएगा ये 25 मीटर प्रति सेकंड में इसकी आपकी स्पीड हो जाएगी। और 5 सेकंड में तो जो दूरी, एक तरफ से लंबाई क्या है दूरी है, तो दूरी बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है कि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय होता है। तो चाल आपकी क्या है 25 है मीटर प्रति सेकंड, और समय कितने सेकंड में 5 सेकंड में, तो 25 25 कितना हो जाएगा 125 मीटर उसकी क्या हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई होगी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमें कुछ नहीं आता है और नॉर्मल सा हमें ये सिर्फ ये फार्मूला अगर मालूम है, और अगर उसके हिसाब से मान लीजिए हमारे पास टाइम नहीं है और लगाना है, तब कैसे लगाएंगे, तो सीधे सीधे टी आ रहा है, यानी कि जो स्पीड होगा जो दूरी होगी वो 5 का मल्टीपल होगी, तो ये दोनों जो आपके ऑप्शन है वो तो ऐसे ही कट जाएंगे, यानी कि 140 और 125 में से कुछ भी हो सकता है आपका आंसर, ठीक है। 140 और 125 में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों 5 से क्या हो रहे हैं डिवाइड हो जाए। तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास समय नहीं है, आप दो आंसर में से एक एलिमिनेट, तो एलिमिनेशन मेथड भी अपना सकते हैं, और आप इन दोनों से कोई सा भी ऑप्शन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके सही होने के चांसेस क्या हो जाएंगे 50% हो जाएंगे, जो कि पहले अगर आप तुक्का मारते हैं तो उस कंडीशन में आपके सही होने के चांसेस 25% होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से भी टेकल कर सकते हैं। बाकी ये तरीका हमने बता दिया है, और ये कॉन्सेप्ट और ये तरीका, अब देखिए किसी किसी को समझ में नहीं आता है 5/18 आया कहाँ से, तो मैं ये भी बता देता हूँ कॉन्सेप्ट कि किलोमीटर प्रति घंटा को तो उस कंडीशन में किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको जब हम मीटर प्रति सेकंड में, तो 1 किलोमीटर में होता है आपका 1000 मीटर होता है, और घंटा को जब हम सेकंड में बदलेंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में होते हैं आपके 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो इसको सेकंड में हमने बदले। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 10 और नीचे बचेगा आपका कितना हो जाएगा 36। तो देखिए 2 से काट देंगे तो 2 -- 10 और 2 से काटना 18 × 36, यानी कि ये इसीलिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से भाग करते हैं, क्योंकि हम इसको बदलेंगे तो 5/18 आएगा, तो इस हिसाब से हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि एक एथलीट जो है वो क्या कर रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या है आपका, जिसकी त्रिज्या है r, ठीक है। और त्रिज्या r के साथ साथ क्या है, त्रिज्या r के साथ साथ है, त्रिज्या r के साथ है, वो टी सेकंड में पूछ रहा है कि वो कितनी मतलब वो दूरी तय कर लेगा, और उसकी चाल जो होगी वो ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि उसकी चाल क्या हो सकती है, ठीक है। तो आइए पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि एथलीट की जो चाल है वो कितनी है आपकी v है, और जो त्रिज्या है मान लीजिए इसकी त्रिज्या क्या है r है, और वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है तो सेकंड आपका t। तो हम पता है कि ये चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी मतलब क्या हो जाएगी इसकी जो परिधि हो जाएगी वही दूरी हो जाएगी, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है, तो 2π और r मेरा r दिया है तो r हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी। और चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, तो दूरी ये हो जाएगी, समय दिया है आपका t, तो ये सीधे सीधे किसकी वैल्यू जाएगी, यानी कि चली गई चाल v बराबर क्या हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई t, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ था नहीं, नॉर्मल सा फार्मूला था, आप इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते थे, कि हमें पता है कि r त्रिज्या है तो उसके द्वारा चली गई दूरी जो होगी वो 2πr हो जाएगी, t सेकंड में तो दूरी बटा समय बराबर होता है चाल, तो v बराबर क्या हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई t, ये आपका क्या हो जाएगा। ऐसे ये 5वां क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया है कि दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या का चयन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं, और ये बहुत कमाल का मतलब पैटर्न भी होता है, तरीका भी आप इसका कमाल कर सकते हैं अगर आपको आ रहा है तो। इसमें सबसे पहले क्या होता है ना कि हम पावर सेम करते हैं, क्योंकि अगर हमें पता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है a की पावर b है, a की पावर b है, और मान लीजिए कोई नंबर c है इसके पावर भी b है, तो अगर दोनों का पावर अगर सेम है तो उस कंडीशन में अगर a हमारा ग्रेटर देन अगर c है, तो उस कंडीशन में जो a के पावर b होगा और जो c के पावर b होगा उसमें a के पावर b उससे क्या होगा बड़ा होगा। और इस कंडीशन में अगर इसका उल्टा यानी कि c जो है अगर वो मान लीजिए कि c अगर मान लीजिए कि अगर बड़ा है, c अगर मान लीजिए बड़ा है किससे a से, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि c के पावर b जो बड़ा होगा वो किसके पावर हो जाएगा a के पावर 20 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम इसके पावर बराबर करते हैं। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे इसके पावर कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा।
तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 100, क्योंकि पावर का ये गुणा हो जाता है 50 गुना के 100 हो जाएगा। उसी तरह क्या हो जाएगा ये, उसी तरह देखते हैं दूसरा वाला है 2 के पावर 100, ये तो 2 के पावर 100 है ही है, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 100 हो ही जाएगा दूसरा वाला, ये 2 के पावर 100 है ही है। तीसरा है 16 को मैं 2 के पावर 4 लिख सकता हूँ और इसके पावर 25 है, तो इसको भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 25 को कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में तीनों जो है वो 2 के पावर 100, 2 के पावर 100 और 2 के पावर 100 आ रही हैं, तो इस कंडीशन में तीनों जो संख्या होंगी क्या हो जाएगा, चूँकि पावर बराबर हो गया 100 100 100, तो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो सभी संख्या क्या होंगी बराबर होंगी। ये ऐसे आप इसको लगा सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालिए। तो औसत निकालने के लिए क्या होता है कि कुल योग बटा पदों की संख्या। औसत के लिए फार्मूला होता है, औसत के लिए फार्मूला होता है कि कुल योग बटा कुल संख्या। मान लीजिए कि कुल संख्या अगर है कुल संख्या, ठीक है, तो कुल योग हम निकालते हैं अभाज्य संख्या। अब 10 अभाज्य संख्या की बात किया ना, तो एक न तो अभाज्य संख्या होती है न ही भाज्य संख्या, तो एक को हम काउंट नहीं करेंगे, तो हमारे पास अभाज्य संख्या निकल के आ जाएगी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या आ जाएगा 29, ये आपको क्या आ जाएगा 10 अभाज्य संख्या। अब इसका योग निकाल लेते हैं, तो योग निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3 2 5 5 10 17 17 18 10 28 3 31 41 48 58 58 10 क्या हो जाएगा 68 68 9 17 77 3 ये 77 3 80 200 129, यानी कितना आ जाएगा 129। और पदों की संख्या में पता है 10 है, तो 10 से भाग देंगे, एक स्थान पर दशमलव लग जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा 12.9। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर 12.9, 10 अभाज्य संख्याओं का औसत हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 2 पाइप x और y एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि x एक पाइप है, ये आपका भर रही है 21 घंटे में, और y एक पाइप है, ये भर रही है आपका 24 घंटे में। कह रहे कि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो कह रहा है कि अगर टंकी पूरी भरी है तो जो रिसाव के कारण जो टंकी खाली कितने समय में होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि x और y टंकी को भरते कितने समय में। तो हम इन दोनों का 21 और 24 कैल्शियम लेंगे। तो इस कैल्शियम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो भी इसमें कॉमन फैक्टर आप ले लीजिए। तो दोनों में आपका 3 आ रहा है, तो 3 लिख दीजिए, 7 3 21 और ये 8 3 24, तो सीधे सीधे इस कैल्शियम हो जाएगा 7 × 3 × 8। आप इसको चाहें तो गुणा करके लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 21 से भाग देंगे तो 7 3 21 सिर्फ 8 बचेगा, तो कितना 1 घंटे में भरेगा 8 लीटर भरेगा। और ये 1 घंटे में भरेगा तो 24 7 3 24 यानी कि 8 3 24 यानी कितना आ जाएगा 7, यानी कि ये 1 घंटे में 7 लीटर भरेगा। तो दोनों 1 घंटे में कितना लीटर भरेंगे, 8 7 कितना हो जाएगा 15, यानी कि ये टोटल भर देंगे। टंकी की कैपेसिटी है 7 × 3 × 8 है और ये 1 घंटे में बढ़ रहे हैं 8 7 15 लीटर। तो भरेंगे कितने, तो 5 3 15 कितना हो जाएगा 8 7 56 बटा 3 5 15, ये 5 हो जाएगा। 8 7 56 बटा कितना हो जाएगा 5, यानी कि 56 बटा 5 घंटे में ये टंकी को भर देंगे अगर कोई रिसाव न हुआ तो। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि रिसाव के कारण 48 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो 48 मिनट को जब घंटा में बदलेंगे तो 60 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 60 से भाग देंगे तो 48 बटा 60 हो जाएगा। 4 से काटिए 15 से, 15 चौको 60 और 12 चौको 48, यानी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 12 चौको 48 12 25 60, 12 से काट दीजिए 12 चौको 48 12 25 60, यानी 4 बटा 5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। कितने, 4 बटा 5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो टोटल एग्जैक्ट जो समय लगेगा वो इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 56 बटा कितना हो जाएगा ये 5 और प्लस कितना हो जाएगा 4 बटा 5 अधिक लग रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 56 और 4 60 60 बटा 5, यानी कि कितना 12 घंटा लग रहा है अगर रिसाव हो रहा है तो भरने में। ठीक है, तो 12 घंटा अगर रिसाव के कारण भरने में लग रहा है और ये भर देते हैं कितने 56 बटा 5 समय में भर देते हैं, तो इनको 56 बटा 5 कैपेसिटी से 12 घंटे में कितना भरेंगे। तो सीधे सीधे अगर हम निकाल लें तो 12 घंटे में किससे 4 बटा 56 की कैपेसिटी से 4 बटा 56 की कैपेसिटी से भरने में 12 घंटे में 5 बटा 56 की कैपेसिटी से भरने में इन्हें समय लगेगा। तो काट दीजिए, तो ये हो जाएगा कि इसको हो जाएगा 12 25 60 60 बटा 56, 60 बटा 56 मतलब करेंगे तो 4 से काटेंगे तो 15 चौको 60 और ये हो जाएगा 14 चौको 56, तो ये हो जाएगा 15 बटा 14। तो 15 बटा 14 का मतलब क्या है कि 1 बटा जो 14 हो रहा है ना वो ज़्यादा लग रहा है इनको, 1 बटा 14 ज़्यादा लग रहा है कितने घंटे में 12 घंटे में, यानी कि रिसाव के कारण 1 बटा 14 इनको ज़्यादा भरना पड़ रहा है। कहने का मतलब यही हुआ, तो 12 घंटे में जो रिसाव है वो 1 बटा 14 के हिसाब से कितना करेगा, तो इसको बस पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा 14 बटा 1 हो जाएगा, यानी दोनों का गुणा करेंगे तो 14 दूना का 28 2 14 कम 14 और 2 16, यानी 1 बटा 68 घंटे में क्या हो जाएगा रिसाव जो होगा वो पूरा क्या कर देगा खाली कर देगा, जो कि ऑप्शन क्या है आपका
ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा, जो कि 168 घंटे हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका आप यहीं से कर सकते हैं कि आपको इतना सब निकालने की जरूरत नहीं है। हमें पता चलेगा कि 12 घंटे जब तीनों को इसको अगले पेज में लेके हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये वाला चीज़ लेके हम स्टार्ट करेंगे, दूसरे तरीके से बताते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हमें पता चला है कि एक्स की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ रही है, 8 आ रही है, और वाई की एफिशिएंसी आ रही है कितना, 7 आ रही है। ठीक है, और दोनों भर रहे हैं कितने, ये भर रहा है इसको कितने घंटे में भर रहा था, ये भरा था 21 घंटे में, और ये भरा था 24 घंटे में। ठीक है, तो अगर हम तीनों को चालू कर देते हैं x प्लस वाई, और मान लेते हैं कि जो लीक करने वाला है वो z है, रिसाव जो है, अब इन तीनों को चालू कर देते हैं तो ये 12 घंटे में क्या कर सकता है, इसको खाली कर देता है। तो इन तीनों का एलसीएम हम निकाल लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम वही पिछला वाला ही आ जाएगा। तो पिछला वाला 7 गुणे 8 गुणे 3, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। तो इससे करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 8 आ रही थी, इसकी एफिशिएंसी 7 आ रही थी, और 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 14 आ जाएगी। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 4 3 12 हो जाएगा, 7 गुना 14 आ जाएगी फिर से। अब देखिए 8 7 15 भर रहे हैं, और 14 क्या हो रहा है कि तीनों मिल रहे हैं तो भर रहे हैं, तो यानी कि इसका रिसाव के कारण एक कम हो जा रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी जो रिसाव की हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आपकी 1 आ जाएगी। और बस इसी टोटल जो आपकी क्षमता 1 है, 1 के हिसाब से रिसाव करने में जो समय लगेगा वो सीधे सीधे इनका गुणा हो जाएगा। तो 8 7 56, और 56 कितना हो जाएगा, 168 घंटा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या तो जो पिछला तरीका आपको बताए हैं आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। या तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर आपका क्या हो जाएगा, 68 आएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँगा तो अगर ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो मैं नहीं कहूँगा कि आप पहली बार में इसको सॉल्व करें। जब आप सारे जो भी एक एक लाइन 1 1 मिनट में, या आपको देख के लगता है कि इस पर अच्छी कमांड है, अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो अगर आपके पास टाइम बचता है तब मैं कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन को टैकल करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको 30 से 40 सेकंड तो लग ही जाएगा कम से कम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि अमिता की आयु का योग अमिता और अमृता की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। अमिता अमित से कितने वर्ष छोटी है। ठीक है, ये आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में वैसे तो कुछ है नहीं, सिर्फ इसमें अमित, अमिता और अमृता ये तीनों नाम एक जैसे दे के आपसे क्या कर रहा है, उलझाने की कोशिश किया है, जो कि आप लोगों को उलझना नहीं है। तो मान लेते हैं कि अमित का मैं मान लेता हूँ कि x है। ठीक है, अमित का मान लेता हूँ x है, और अमृता का मान लेता हूँ y है, और अमृता का मान लेता हूँ z है। ठीक है, तो इस कंडीशन में पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो x जो है और y का जो योग है वो जो है वो है आपके y और z के योग से, y और z के योग से कितना है, 15 वर्ष अधिक है। यानी ये जो है 15 वर्ष इससे अधिक है, तो यानी कि इसका मतलब इसमें हम 15 वर्ष जोड़ देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब पूछा कि अमृता और अमित, तो ये y से y सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो x बराबर हो जाएगा आपका वो z प्लस 15 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों की आयु में, x और z की आयु में अंतर कितने वर्ष का हो जाएगा, 15 वर्ष का। और यही पूछ रहा है कि कितना छोटी है, तो सीधे सीधा आंसर आपका क्या हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड था। आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अगर पढ़ेंगे तो सीधे सीधे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें सिर्फ उलझाने की कोशिश किया है कि अमिता और अमृता ये तीनों नाम एक जैसे दिए हैं ताकि आप इसमें उलझते रह जाएं और उसके हिसाब से टाइम ले, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम बाबू एक समान गति से चल रहा है और उसने 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय की, तो 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। अगर इस क्वेश्चन को मुझे लगाना होता तो मैं सिंपल से क्या करता कि इसमें 3 सेकंड में पूछ रहा है दूरी ना, तो मैं 3 का मल्टीपल देख लेता। तो हमें दिख रहा है कि 3 का मल्टीपल न तो ये है और ना ही ये है, सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि 3 का मल्टीपल कौन सा है, 15 है, तो सीधे सीधे डायरेक्ट हमारा आंसर इसका 15 हो जाएगा। अब जो तरीका वो ये साफ साफ कर रहा है कि 5 सेकंड में जो है वो आपका 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चल रहा है, तो 1 सेकंड में चलेगा, 1 सेकंड में कितना चलेगा, 25/5 हो जाएगा। तो 25/5 का मतलब हो जाएगा आपका, यानी कि 5 मीटर चलेगा। तो पूछ कितने में रहा है कि 3 मीटर, 3 सेकंड में कितना चलेगा, तो 3 सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, 5 × 3 हो जाएगा, यानी कितने मीटर चलेगा, 15 मीटर चलेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, इसमें कुछ बताने लायक खास नहीं था, बस एक ही फार्मूला है कि एक नियम का, ये पढ़े भी होंगे आप, तो उसी फार्मूले पर ही है और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी अवधि में स्वयं की दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, पहले तो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद से तरीका बताऊंगा जैसे आप एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो धनराशि क्या है, 1 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि स्वयं की दुगुनी हो जा रही है, इसका मतलब होता है कि 2 हो जा रही है, 1 का दुगुना हो जाएगा 2, यानी कि उस पर ब्याज जो लग रहा है वो कितने रुपये का लग रहा है, ब्याज। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि साधारण ब्याज बराबर होता है, हमने फार्मूला पढ़ा है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। इसी पर रख देते हैं कि 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, 1 रुपया प्रिंसिपल है, रेट है आपका 20%, यानी कि 20 बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और समय आपसे पूछ रहा है, तो सीधे सीधे 20 × 5 = 100 5 बार आ जाएगा, यानी कि टी का मान कितना आ जाएगा, 5 जो वर्ष हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा है।
अब देखिए मैं डायरेक्ट इसको कैसे करता है कि कोई सा भी प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100% होता है, ठीक है। तो 100% पे 100 का 20% अगर हम निकालेंगे तो 20 रुपया आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि स्वयं की दोगुनी यानी कि 100 का दोगुना यानी कि 200 होने में, तो 1 साल में अगर इस पर ब्याज मिल रहा है 20 रुपया तो 2 साल में 40 मिलेगा, 3 साल में 60, 4 साल में 80 और 5 साल में क्या हो जाएगा 100 रुपये मिल जाएगा। यानी कि 100 रुपये पे 100 रुपये का जब ब्याज हम जोड़ेंगे तो 200 रुपये हो जाएगा। यानी कि सीधे सीधे 20 का 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 वर्ष में क्या हो जाएगा अपने स्वयं का दोगुना हो जाएगा। आप ऐसे भी लगा सकते थे, ठीक है। अगर आप फार्मूले बेस पे लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्जी, आप जिस तरह से लगाना चाहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 40:35 बराबर समानुपात 35:K है तो K-1 का मान याद करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे कि क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे कि 40/35 जो है वो बराबर है 35 बटा किसके, K के बराबर, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि K-1 का मान कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो सीधे सीधे यहाँ पे K की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 8 40 और 5 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये K का मान सीधे सीधे हो जाएगा 35 गुणे क्या हो जाएगा, 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 35, इसका इधर 3 गुणा हो जाएगा 35 गुणे 7 और ये बटा कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और -1 पूछ रहा है तो इसी में से क्या करेंगे, इसी में से 1 घटा देंगे। तो इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35 गुणे 7 बटा 8 -1, तो 8 का में 8, तो यहाँ से 35 से करेंगे तो 7 × 5 = 35, ठीक है। 35 गुना के 70 और 70 का अगर हम दोगुना 7 × 5 = 35, 3 7 × 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, यानी कि 245 माइनस कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8। अब इसमें से माइनस करके 245 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 237 बटा 8 ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके थ्रू हम थोड़ा कॉन्सेप्ट भी जानेंगे और जो भी चीज़ें हैं वो समझेंगे। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समखष्टभुज है। हमने खष्टभुज पहले से बना दिया है ताकि हम आपका ज़्यादा समय ना लें, ठीक है। और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है। तो यहाँ से जब इसको हम ऐसे मिलाते हैं, जब इसके विकर्णों को ऐसे मिलाएंगे तो ये 6 बराबर बराबर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज में इसको विभाजित करेगा और प्रत्येक की लंबाई आपकी क्या हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो क्या होता है कि ये होता है, फार्मूला सीधे सीधे होता है कर्ण में 3/4 और भुजा स्क्वायर, अगर ए भुजा है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो कर्ण में 3/4 हो जाएगा, भुजा यहाँ पे 6 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 6 के 36, 4 से काटेंगे 4 9 36 9, यानी 9 कर्ण में कितना हो जाएगा 3। ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। और इस तरीके से कितने त्रिभुज हैं 1 2 3 4 5 और 6 हैं। तो डायरेक्ट इसमें 6 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो 6 गुणे 9 कर्ण में 3 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 54 कर्ण में 3, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 9 54 कर्ण में 3, ठीक है। तो ये पूरे समखष्टभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 54 कर्ण में 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये तो हमने लगा लिया है, ये तो शायद यही वाला क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट हो गया, चलिए इसको लगा लिया है, इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक महिला ने 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 85,000 रुपये का निवेश किया। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 4 वर्ष बाद प्राप्त होगी, ठीक है। तो चूंकि 85,000 रुपये की धनराशि उसने लगाई है, 85,000 रुपये की उसने धनराशि लगाई है, तो निश्चित है कि उसको साधारण ब्याज के रूप में जो राशि मिलेगी वो 85,000 से अधिक होगी। तो हम देख सकते हैं कि जो दो हमारा ऑप्शन है वो 85,000 से कम है, तो ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो आप देख सकते थे कि 4 वर्ष के लिए हमें साधारण ब्याज, यानी कि जो हमें वैल्यू मिलेगी वो निश्चित रूप से 4 का मल्टीपल होगी। तो 4 का मल्टीपल अगर हम देखने के लिए तो ये 50 4 से कटेगा नहीं, यानी कि डबल जीरो लास्ट में है। विभाज्यता का 4 का नियम यही होता है कि या तो उसकी इकाई और दहाई के स्थान पे 0 हो या उन दोनों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। तो निश्चित रूप से बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ये चौथा वाला ऑप्शन होगा। अब देखिए तरीका हम देखते हैं कि तरीका यही कह रहा है कि 85,000 रुपये है और क्या कह रहा है कि 4% के हिसाब से 4 साल के लिए 7.5%, यानी कि 7.5% के हिसाब से कितना आपको राशि मिलेगी, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं। तो पहले हम 1 साल का ही निकालते हैं, फिर 4 से गुणा कर देंगे, 1 साल का ही निकालते हैं। तो ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 1 0 है, दशमलव यहाँ से हट जाएगा, सीधे सीधे आपका आ जाएगा 85 गुणे 75 और गुणे 4, ठीक है। अब इसका गुणा कर देते हैं। तो देखिए 75 गुना के 150 और 150 अगर गुना क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो 300 यानी कि 85 गुणे कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, ये डबल जीरो ये हो जाएगा, 5 × 15 को 5 हाथ में लगा लेकर 8 × 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25,500 रुपये का ब्याज मिलेगा। और राशि हमारी है 85,000, तो ब्याज इसमें जुड़ के हमें मिलेगा। तो कितना ब्याज है 25,500। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। 5 5 से 10 को 0, 8 2 10 और 1 11, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर हम क्या है चौथा सही है, इसलिए आंसर क्या होगा चौथा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि x में x का 90% घटाना है तो x को किससे गुणा करना पड़ेगा। सिंपल सा पूछ रहा है कि x का 90% घटाने के बाद से हमें क्या मिलेगा। तो सीधे सीधे मिलेगा क्या, जब 90% हटाई देंगे तो कितना बचेगा 10% आपका बचेगा, तो 10/100 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 0 0 के
जीरो जीरो कट जाएगा, और जब जीरो जीरो कट जाएगा तो बचेगा हमारा कितना बचेगा, x बटा 10 बचेगा। या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, x गुणे 1 बटा 10 का मतलब क्या होता है 0.1। तो x में किस चीज़ का गुणा करना पड़ेगा, तो हमें किसका गुणा करेंगे 0.1 का, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम 780 अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, 780 अंक मैक्सिमम है, और वो सोनल एक छात्रा है जिसने 728 नंबर प्राप्त किए, और कितने परसेंट से मतलब वो अनुत्तीर्ण हो गई या फेल हो गई, 5% से अनुत्तीर्ण हो गई। ये क्वेश्चन में आपको दिया है। तो पूछ कर है कि विद्यार्थी जो है अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए कि 700, पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि 728 नंबर उसने प्राप्त किए हैं, लेकिन उसको प्राप्त करना था पासिंग मार्क्स के लिए कि 780, यानी कितने नंबर कम है, तो 780 में से क्या करेंगे 728 घटा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 हो गया, और सीधे सीधे 28 2 30 52 आ जाएगा। ठीक है, 52 आ जाएगा। तो 52 नंबर उसने कम प्राप्त किए, और 52 नंबर जो है वो किसके बराबर है, यानी कि 5% में अगर देखा जाए तो 5% उसने कम अंक प्राप्त किए, यानी 5% की वैल्यू है। तो कह रहा है कि अधिकतम कुल, यानी हमें पता है कि जो अधिकतम अंक होता है वो 100% माना जाता है, 100% माना जाता है। तो 5% की वैल्यू 52 दिया है, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो 5% को अगर 100 में बदलना है तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 20 25 100 20 से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए 52 को भी अगर पूर्णांक में लेना है तो इस 52 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो सीधे सीधे कितनी वैल्यू हो जाएगा, 52 गुना के क्या होता है 104 होता है। तो 104 और जीरो ये है 20 के साथ, तो ये जीरो होता है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 1040, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए, आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले दिया था हमें कि 728 नंबर उसने प्राप्त किया है, 780 नंबर हमें लाना है पास होने के लिए, 5% से फेल हो गई, यानी कितने नंबर कम पाई है, 52 नंबर कम पाई है। इस 52 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया है 5%, और 5% की वैल्यू 52 दिया, तो 100% की वैल्यू यानी कि 5 को 20 गुना कर देंगे तो 20 50 हो जाएगा, इसलिए 52 को भी 20 गुना करना पड़ेगा। तो 20 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1040 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नयन एक काम को 25 दिनों में कर सकता है। तरुण जो है कि नयन से 25% अधिक कुशल है, तो तरुण उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो दिया है कि जो नयन का जो इफिशियंसी जितना भी है उससे 25% क्या है, उससे 25% क्या है अधिक जो है वो किसकी एफिशिएंसी है, तरुण की है। तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 25% अधिक का 25% का मतलब होता है 1/4, यानी अगर नयन की एफिशिएंसी आपकी 4 है तो तरुण की एफिशिएंसी उससे 1 अधिक, यानी कि कितनी होगी 5 होगी। तो देखिए 25 दिनों में जो नयन है उस कार्य को कर देता है कितनी एफिशिएंसी से, 4 एफिशिएंसी से, टोटल कार्य निकल जाएगा। और उसको तरुण से हमें कराना है कितने दिन में पूरा करेगा, तो तरुण की एफिशिएंसी 5 है, कर देंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, और 5 चौको 20, यानी कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 20 दिनों में उसी कार्य को पूरा कर सकता है अगर नयन की जगह तरुण कार्य करे तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब इफिशिएंसी का खेल था, हम इफिशिएंसी डायरेक्ट दिए। 25% अधिक का मतलब क्या होगा कि अगर नयन की जो एफिशिएंसी है वो 4 है तो तरुण की क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और हमने पहले टोटल वर्क निकाला, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी से हमने भाग दे दिया, तो टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा डीज निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये मुझे अब तक जितने क्वेश्चन कराए उसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि अभाज्य संख्या जनरली निकालना शायद ही किसी को आता हो। दिक्कत भी होती है, अगर किसी को आ भी रहा है तो भी अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो उसमें दिक्कत होती है। तो देखिए कोई भी अभाज्य संख्या होती है तो 6n या तो +1 के रूप में हो सकती है, या तो 6n - 1 के रूप में हो सकती है। कोई भी अभाज्य संख्या अगर है तो इसी 2 पैटर्न में हो सकती है। जरूरी नहीं है कि इसमें हो तो अभाज्य संख्या ही हो, लेकिन अगर अभाज्य संख्या होगी तो इन्हीं 2 पैटर्न में होगी। आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी नंबर को चेक करके देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसी नंबर में क्या होगा अभाज्य, ज्यादातर जितनी भी अभाज्य संख्या वो इसी पैटर्न पर 6n + 1 होगी या 6n - 1 होगी। ठीक है, हम क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा जो तरीका होता है कि जो भी आपको नंबर दिया है ना, वो हम देखेंगे कि किसके स्क्वायर के करीब है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं सबसे छोटे वाले से चेक करता हूँ कि 161 को अगर मैं देखूँ तो 161 का स्क्वायर 169 लगभग किसके करीब है, 13 के करीब है। 13 के स्क्वायर के क्या है करीब है। तो 13 से नीचे जितनी भी अभाज्य संख्या है अगर वो इसको विभाजित कर दे रही तो ये संख्या क्या होती है उससे हम चेक कर लेते हैं। इसमें यही एक ऑप्शन है कि इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर बहुत आप प्रैक्टिस किए हो अगर आपको आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 13 से छोटी हम चेक कर लेते हैं तो 3 से नहीं कटेगा, 6 2 8 4 5 5 से नहीं कटेगा, 7 7 दूना के 14 और 2 21 7 21, बिल्कुल ये 7 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये 7 से क्या है, 7 दूना के 14 2 21 7 21, ये 7 से कट जाएगा, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं होगी ऑप्शन। दूसरा चेक करते हैं 7 6 42 नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 13 दूना 26 13 39 39 हो जाएगा, 4 47 नहीं, 13 से भी नहीं कटेगा, 17 दूना के 34 17 दूना के 34 6 3 9 97 17 से नहीं कटेगा, 19 से 19 दूना के 38 और 3 2 5 19 का, हाँ बिल्कुल ये 19 से कट जाएगा, क्योंकि ये लगभग 20 के स्क्वायर के करीब है, 21 के स्क्वायर के करीब है, तो उससे छोटी 19 है, तो 19 हमने चेक कर दिया तो ये 19 से कट जाएगा, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसको देखते हैं लगभग किसके स्क्वायर करीब है, 16 14 15 15 225, 15 से नीचे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 7 से करेंगे, 7 3 21, 11 नहीं कटेगा, 7 से 11 11 से नहीं कटेगा, 13 13 13 का में 13
और 7 दूना 13 तिकान, बिल्कुल ये 13 से क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा, ये आपका 19 से विभाजित हो, ये आपका 13 से विभाजित होगा। तो ये आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको अभाज्य संख्या निकालनी है तो आप इस पैटर्न पे निकाल सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है, आप इस पैटर्न पे निकाल सकते हैं। 6 का टेबल पढ़ते जाइए और आगे पीछे जो भी नंबर है आप उसको जब बस चेक कर दीजिए, आपको आसानी से अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, 373 क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या, ये किसी ने, क्योंकि बाकी तीनों कट रही हैं तो अब ये सी बात है कि चौथा क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, वो किसी से विभाजित नहीं होती। चलिए अब चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए यदि इसके प्रत्येक अंतःकोण 165 अंश है। ठीक है, अब मैं आपको अंतःकोण क्या होता है वो समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कोई भी बहुभुज है, मान लीजिए ये आपका बहुभुज है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से अगर इस लाइन को अगर ये बढ़ाते हैं, मान लीजिए इसी लाइन को अगर हम बढ़ाते हैं तो एक मिनट, जैसे मान लीजिए इसी लाइन को अगर हम बढ़ाते हैं तो अगर ये कोण है, ठीक है, ये कोण है तो ये जो कोण दिया है वही अंतःकोण होता है जो कि 165 दिया है हमारे क्वेश्चन। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मिला दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के बराबर, यानी कि ये कोण हमारा 180 में से अगर घटा देंगे तो 15 अंश निकल के ये आ जाएगा, 15 अंश निकल के आ जाएगा। और किसी भी बहुभुज के जो y कोण होता है यानी ये कोण होता है, इन सबको मिलाएंगे तो किसके बराबर होता है, 360 अंश के बराबर होता है। तो हमें पूछ रहा है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करिए, तो सीधे सीधे क्या निकाल देंगे, 360, और ये देखिए अगर एक कोण अगर इसका बाहर वाला 15 है तो उससे भाग देंगे तो सारी भुजाओं की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 15 से भाग दीजिए तो 15 दुना के 30, 6 60, 15 चौको 60, यानी कि नंबर ऑफ जो उसकी साइड्स हो जाएंगे वो कितनी हो जाएंगी, 24 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें कभी कभी पूछ देता है कि अंतःकोण का मान निकालिए, जैसे कि ये आपका अंतःकोण दिया है, मान लीजिए अगर भुजा दे दिया 24 और पूछ दिया जाए कि आपको अंतःकोण का मान कितना होगा, तो अंतःकोण निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो n-2 होता है इंटू 180 हो जाता है, इंटू क्या हो जाता है 180 हो जाता है। इससे हम अंतःकोण का मान निकाल सकते हैं। जैसे भुजाओं की संख्या, जैसे मान लीजिए अगर यहीं 165 का निकालना है तो नंबर ऑफ साइड यानी n का मान 24 है, 24 रख दीजिए, तो 24 में से आप करेंगे तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा 22, और 22 में अगर 180 से गुणा कर देंगे तो ये सारे अंतःकोणों का क्या निकल के आ जाएगा, आपको योग निकल गया, सारे अंतःकोणों का क्या निकल के आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत, 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत, 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत, तो मैं एक आयत बना लेता हूँ, ये मेरा आयत हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका परिमाप, परिमाप मतलब क्या होता है, बाहर बाहर माप। जैसे मान लीजिए ये ए बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, तो इन तीनों भुजाओं को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो वो परिमाप होता है। यानी ए से बी चला, बी से फिर सी आया, सी से फिर डी आया और डी से फिर ए आया, तो इसको परिमाप बोलते हैं। तो कह रहा है कि यदि परिमाप इसका दिया है आपको, कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, और भुजाओं का जो अनुपात दिया वो 1:4 है, तो मैं मान ही लेता हूँ कि इसकी भुजाएं क्या है, ये है आपका 2 है और ये आपका 1 है। तो आयत की खासियत होती है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो परिमाप यहाँ से अगर मैं इसको 1 और 2 मानूँ तो परिमाप निकल के आ जाएगा 2 2 4 5 और 6, यानी कि 6 परिमाप आ जाएगा। लेकिन 6 परिमाप नहीं दिया, कितना दिया है आपका 50 दिया है परिमाप। ठीक है, तो कह रहा है कि तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 4 दिया है, 1/4, तो ये मैंने गलती से 2 लिख दिया है, 4 होगा। ठीक है, तो 4 4 8 2 कितना हो जाएगा 10, इस 10 का मान आपको दिया 50, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का मान 5 आ गया। तो जब 1 का मान 5 हो गया तो ये 4 ना होकर कितना होना चाहिए था, इसका 5 गुना, यानी कि ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 5, जो कि एग्जैक्ट साइड निकल के आ जाएगी इसकी 20 और 5 निकल। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप निकालना है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान हो। तो इस आयत का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो भुजाओं का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो 20 25 कितना हो जाएगा 100, इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल 100 निकल के आ जाएगा, और 100 और हमें निकालना है, और किसके ये बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यानी यहाँ से ए का मान कितना निकल के आ जाएगा 10 आ जाएगी, यानी कि जो वर्ग की भुजा होगी वो 10 आ जाएगी, और उसमें भी 4 भुजाएं होती हैं और सारी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसका परिमाप क्या निकल गया, इसी का 4 गुना, यानी कि 4a होता है। तो सीधे सीधे उसका परिमाप कितना हो जाएगा आपका 40, उसका क्या हो जाएगा परिमाप उस वर्ग का। तो एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें 2 फार्मूला यूज हुए हैं कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, क्योंकि चारों भुजाएं उसके समान होती हैं, और जो परिमाप होता है वो कितना होता है 4 × a, यानी कि 4 गुणे भुजा की लंबाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए व्यंजक का मूल्यांकन कीजिए और इसका आंसर बताइए। तो देखिए आप जानते भी होंगे कि किस तरीके से ऐसे व्यंजक को सॉल्व करने हैं। सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी 3 टाइप होते हैं, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और फिर क्या होता है जो बड़ा ब्रैकेट जो होता है। ठीक है, उसके बाद से हम आते हैं, तो उसके बाद से हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, डिवाइड के बाद से हम मल्टीपल को सॉल्व करते हैं, गुणा को सॉल्व करते हैं, फिर प्लस को करते हैं, फिर क्या करते हैं माइनस को सॉल्व करते हैं। हम इस तरीके से क्या होता है एक पैटर्न होता है, और इसी पैटर्न पर सॉल्व करेंगे तो हम आंसर तक पहुंचेंगे। नहीं तो अगर इसके अलावा सॉल्व करेंगे तो आपको गलत आंसर आने के चांसेस पूरे रहेंगे। तो यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लाई से शुरू किया, गुणा से शुरू किया, तो हम गुणा से शुरू करेंगे, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और ये 6 और 6 प्लस माइनस है तो डायरेक्ट ऐसे काट देंगे, तो सीधे सीधे इसका आंसर कितना हो जाएगा 36 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ बताने लायक कुछ खास नहीं था। चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा, थोड़ा टाइम भी लूँगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9/10 भागा 4/5 प्लस 1/10। तो देखिए मैंने सबसे कहा कि अगर ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे भाग भी आया है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ।
तो 4/5 है आपका, और इसमें जोड़ना है 1/10 को, ठीक है। तो मैं जनरली सॉल्व क्या करता हूँ कि हर को बराबर कर देता हूँ। तो हर को बराबर करने के लिए मैं मन में क्या करूँगा, 2 से ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, 2 गुणा कर दूंगा, 2 से ऊपर नीचे क्या करूँगा, गुणा करूँगा। तो ये आपको मैं डायरेक्ट लिखूंगा 8/10 लिखूंगा, ठीक है। तो 8/10 को मुझे जोड़ना है 1/10 से, तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, मेरा 9/10 आ जाएगा, ठीक है। और उसको भाग भी किससे करना है, इसकी वैल्यू आ गई मेरा 9/10 आ गई। और इसको भाग भी किससे करना है, 9/10 से ही करना है। तो सीधे सीधे वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों समान है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अगर भाग करना है तो क्या हो जाएगा, 9/10 लिखिए। भाग को जब गुणा बदलते हैं तो हर का अंश का हर हो जाता है, हर का अंश होता है। तो 10 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तभी भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको आपको डायग्राम दिया है, और डायग्राम में दिया है कि सब्जेक्ट दिए आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, आपके 3 सब्जेक्ट दिए हैं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, चार दिए हैं आपको, सब्जेक्ट दिए हैं। और उसमें पूछ रहा है कि इतने इतने परसेंट नंबर पाए। तो टोटल इन सबको जोड़ने पर देखिए 10% इसमें पाया है इंग्लिश में, 15% केमिस्ट्री में पाया है, 25% फिजिक्स में पाया है, और जो 50% है वो मैथ में पाया है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए ने कुल अंक प्राप्त किया 260, यानी कि 100% की जो वैल्यू है वो कितना है आपके 260 नंबर है। तो पूछ रहा है कि भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी में, तो भौतिक विज्ञान आपका क्या है, भौतिक विज्ञान है आपका 25% है, अंग्रेजी में पाया है 10%। तो यानी कि हमें 35% की वैल्यू हमें निकालनी है, यही आपसे पूछ भी रहा है। तो 35 करने के लिए सीधे सीधे मैं क्या करूँगा, इसको 5 से नहीं, इसको मैं 20 से कर दूंगा। तो 20 से कर दूंगा तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा। इधर भी 20 से करेंगे तो 0 13 बार जाएगा, ठीक है। और जब 13 बार जाएगा तो ये 5 से 35 करने में 7 गुना करना पड़ेगा, 7 गुना करना पड़ेगा। तो 13 को भी 7 गुना करते 7 91, यानी कि टोटल कितने नंबर पाएगा, दोनों में मिला के 91 नंबर पाएगा। भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी दोनों में मिला के कितना पाएगा, 91 नंबर, ठीक है। 100% की वैल्यू, यानी टोटल जो उसने पाया है वो 100% की वैल्यू है, और 100% की वैल्यू कितनी है, 260 नंबर। यहाँ पे आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि 100% की वैल्यू 260 है, तो 1% की वैल्यू 260/100 हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है 35% की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से सॉल्व करें तो 0 0 कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 गुना के 10 और 5 7 35, 2 से काटेंगे 13, 13 7 91, तो भी आपका आंसर वही आएगा जो कि 91 आया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 15% छूट के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य उसके लिए 153 है, ठीक है। तो इस पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को पहले मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद से इसका डिस्कशन करेंगे कि अगर अंकित मूल्य है, अगर मैं इसको M मानता हूँ और ये हमारा क्रय मूल्य जिसको मैं C मानता हूँ, कॉस्ट प्राइस, तो इनके बीच जो रेशियो होता है ना, वो होता है कि जितना लाभ हुआ है 100 प्लस जो प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाई 100 और माइनस जो छूट दी गई है, ठीक है। जो छूट दी गई है वो क्या, जो छूट दी गई है, ठीक है, जो छूट दी गई वो घटा देते हैं। बस इसी पे ये क्वेश्चन है और हम लगाते हैं। देखिए तो 100 हो जाएगा, तो 15% की छूट देता है, 20% का लाभ, तो 100 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ये। और 15% की छूट दे रहा है तो 100 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना चाहिए, क्रय मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य यानी कि M का मान हमें निकालना है, C का मान हमें कितना दिया है, 153 हमें C का मान दिया है। तो सॉल्व कर देते हैं इसी चीज़ को हम। तो यहाँ पे काटेंगे तो 17 × 5 = 85 और 17 × 9 = 153, 5 से काट दीजिए, 5 दूना के 10, 2 20, 5 चौक को 20। तो यानी M का मान जो निकल के आ जाएगा वो 24 गुणे कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। तो जब 9 से गुणा करेंगे तो 9 चौक को 36, यानी लास्ट में 6 आएगा, और लास्ट में 6 किसके है, 216 है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 216 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति 5 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदता है, 6, ठीक है। और 6 रुपये में जो बेचता है वो कितनी पेंसिल बेचता है, 5 पेंसिल बेचता है। तो कह रहा है कि लाभ हानि जो भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम वस्तु को बराबर करते हैं, ये जो वस्तु है उस वस्तु को बराबर करते हैं। बराबर कैसे कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेके करते हैं। तो सीधे सीधे पता है कि दोनों 6 और 5 दोनों को प्राइम नंबर है, तो इसलिए हम ऊपर क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, और नीचे किससे गुणा करेंगे, हम 6 से गुणा करेंगे। तो जब इधर गुणा कर रहे हैं हम तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो जब 5 से इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और इधर जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 रुपये में खरीद रहा है और 36 रुपये में बेच रहा है, तो उसको लाभ होगा। लाभ कितने का हुआ, तो ये हुआ 5 और 6 5 11 रुपये का लाभ हुआ, कितने पे, 25 रुपये पे। तो 100% पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो 25 चौक को 100 हो जाएगी, 11 चौक 44। ये आपका कितने % का उसको लाभ होगा, 44% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिया है, चौथा दिया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 28वां क्वेश्चन है कि सिम्मी की माँ ने पार्टी के लिए 8 लीटर और 785 मिलीलीटर सूप बनाया है। यदि सूप को 35 लोगों के बीच में क्या आता है, सूप को 35 लोगों के बीच में हमें क्या करना है, सामान उसे वितरित करना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना सूप मिलेगा। तो हमारा आंसर चूंकि क्या दिया है, मिलीलीटर में दिया ना, तो 8 लीटर और 785 मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे। तो सीधे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसको बदलेंगे तो 8785
जो हमारा क्या आ जाएगा, ml आ जाएगा, सूप आ जाएगा। इसको बांटना कितने के लोगों के बीच में है, 35 लोगों के बीच में बांटना है। तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलीलीटर मिलेगा, सीधे सीधे बस भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 35 गुना के कितना हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। 70 10 80 और ये 17 हो जाएगा, 17 और 178 हो जाएगा। तो 35 गुना के 70 गुना 140 यानी कि 5 बार जाएगा लगभग। तो 5 बार जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 3 और 35 हो जाएगा। अब 35 का 35 यानी कि 251 जो होगा, प्रत्येक व्यक्ति को 251 ml क्या हो जाएगा, सूप मिलेगा। ठीक है, ये नॉर्मल सा एक एक नियम पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह था नहीं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 29वां नंबर क्वेश्चन है। हाँ देखिए, इसको मैं कई तरीके से आपको बताऊंगा कैसे करेंगे आप। एक तो आपके दो फार्मूले होते हैं, एक होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा थीटा है। और दूसरा होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दो इसके फार्मूले होते हैं। इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कर लेते हैं। तो ये आपका दिया सेक स्क्वायर, तो इस सेक को मैं क्या करूँगा, इस सेक को मैं सीधे सीधे बस एस लिखूंगा। तो सेक स्क्वायर ए प्लस प्लस अब कोसेक स्क्वायर, अब इस एक को इधर अगर लेके जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा अब -1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को CO लिख देते हैं। तो CO कॉट स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर पता है सेक स्क्वायर थीटा, तो प्लस सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस कॉट स्क्वायर ए आपका क्वेश्चन में दिया ही है। तो देखिए ये प्लस माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा। सेक स्क्वायर ए दोनों जुड़ेंगे तो कितने, सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर ए, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं मालूम है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि जो ए यानी कि यहाँ पे जो थीटा ए दिया है इसकी वैल्यू आप मान लीजिए 45 अंश, और 45 अंश करने के बाद से आप वैल्यू रख के भी करेंगे तो भी आपका यही राइट आंसर आएगा। ठीक है, आप उस तरीके से कर भी सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 और 39 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो 5 से विभाजन। ठीक है, अब देखिए इसको करने का जो तरीका होता है वो आपका क्या है कि 12 के बाद से 5 विभाजित होगा 15 होगा, फिर 15 के बाद से आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर 20 के बाद से आपका 25 हो जाएगा, फिर 25 के बाद से आपको 30 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। ये इनके बीच संख्याएं हैं जो 5 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। और हमें पता है कि हमने औसत का भी फॉर्मूला बताया है कि कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या करते हैं। तो जब पदों का योग करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 20 35 हो जाएगा, 35 5 40 60 60 हो जाएगा, 60 90 और 90 हो जाएगा, 90 90 3 112 125 अब बटा में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, पदों की संख्या 5 है तो आपका क्या हो जाएगा 25 5 125 यानी कि औसत क्या निकल के आ जाएगा 5 निकल के या 25 निकल के आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25। पर एग्जाम में ऐसा नहीं लगाएंगे, ये आपको कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने बता दिया, पर एग्जाम में ऐसे नहीं। जब भी डिफरेंस समान होता है ना तो पहले वाले को पकड़िए और लास्ट वाले को पकड़िए, दोनों को बस जोड़ के बटा 2 कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम पता है कि पहला नंबर है 15 और लास्ट वाला नंबर है 35, इन दोनों को जोड़ेंगे और बटा 2 करेंगे तो 15 में 15 + 35 क्या हो जाएगा 50, और 50 बटा 2 जब करेंगे, 50 बटा जब 2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 25 आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही करेंगे। ओरली आप ये सोच सकते हैं हम कि 5 विभाजित होगा तो पहला नंबर 15 हो जाएगा और लास्ट वाला नंबर यानी कि 39 के पहले यानी 35 होगा, दोनों को जोड़ेंगे 50 तो 50 बटा 2 यानी 25 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये इस वाली का लास्ट क्वेश्चन है। जितने भी मैथ के क्वेश्चन RRB जो रेलवे द्वारा कराया गया है उसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जितने भी पेपर हुए हैं 20 तारीख के शिफ्ट 2 के जो पेपर हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको भी सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद से आपसे कुछ बातें भी करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका कि यदि एक धनराशि 4 व्यक्ति ABCD में 4:7:9:3 के अनुपात में बांटी जाती है, ये रेशियो के अनुपात में बांटी जाती है, कह रहा है कि C को B से 800 रुपये अधिक मिले हैं तो D को प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी। ठीक है, तो D को प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी, तो नॉर्मल हम मान लेंगे कि इतना ही रुपया उन सबको मिलता है, ये हम मान लेंगे कि इतना ही रुपया मिलता है। तो देखिए कि 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपको A को मिल रहा है, ये आपको B को मिल रहा है, ये C को और ये D को मिल रहा है। ठीक है, सॉरी ये 3 है, सॉरी ये 3 है। ठीक है, अब कह रहा है C को B से, यानी कि C को B से कितना रुपया यहाँ पे अधिक मिल रहा है 2 रुपया अधिक मिल रहा है। इसे 2 की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में 800 अधिक मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है D की वैल्यू, यानी D अंदर 3 का मान पूछ रहा है। तो 2 का मान 800 है तो 1 का मान कितना होगा 400 होगा, इसका आधा हो जाएगा। तो 3 का मान आपसे पूछ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा 400 × 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1200 रुपये D को प्राप्त होगा। ये इसका आंसर था। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मनोबल बढ़ेगा। और अगर पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो या जो भी तरीका अच्छा लगा हो आप कमेंट में अपनी राय हमें दे सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद और बाय।